नमस्कार। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जेनेटिलिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनको अध्ययन के तौर पर या फिर उनको पढ़ने के लिए दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला होता है आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, ऐसे जननांग जिनको हम बाहर से देख सकते हैं उनको एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सम्मिलित किया जाता है। तो फीमेल में इस प्रकार की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो जननांगों को प्रदर्शित करती हैं। उसमें प्रमुख होते हैं आपके लेबिया, माइजोरा, नंबर 2 होता है आपका लेबिया, माइनोरा और क्लेटोरिस और अगला नंबर होता है आपका वेजाइना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटेलिया में लेबिया माइनोरा, क्लेटोरिस और वेजाइना ये प्रमुख जननांग जो प्रदर्शित होते हैं। तो उनमें इनको समझने का प्रयास करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ इस प्रकार की संरचना जो लिप्स टाइप की बाहर से जो दिखाई देती है वो आपका लेबिया माइजोरा होता है और उसके अंदर कुछ थिक टाइप की संरचना होती है जिसको आप लेबिया माइनोरा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लेबिया का मतलब होता है लिप जैसा और मेजोरा मतलब बड़ा मैक्सिमम और लेबिया माइनोरा का मतलब होता है लेबिया मीन्स लिप्स जैसा और माइनोरा मतलब मेजोरा से छोटा। लेबिया माइनोरा ऊपर जाकर के एक इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर बनाता है और यहाँ पर क्लेटोरिस स्थित रहता है जो काफ़ी ज़्यादा सेंसरी संवेदनाएं जो हैं वो मस्तिष्क तक पहुँचाता है। उसके बाद में आपका वेजाइना। तो वेजाइना जो होता है वो इस प्रकार से आप उसको जब उसका कट सेक्शन देखते हैं तो वो आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में लेबिया माइनोरा, क्लेटोरिस और आपका वेजाइना इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सम्मिलित किया जाता है। ये विशेष तौर पर सेंसरी संवेदनाएं जो आपकी रहती हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और संसर्ग के समय उत्तेजनाएं होती हैं उनको रिसीव करने का कार्य इनके द्वारा होता है। इनका आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं इनका आपके जो प्रेगनेंसी होती है या फिर जो आपका फर्टिलाइजेशन की स्थिति होती है उसमें किसी भी प्रकार से इनका भाग नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल जेनिटेलिया का। इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे जो मैंने एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने का प्रयास किया है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इंटरनल डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इंटरनल जेनिटेलिया में नंबर वाइज आप इनको पढ़ सकते हैं। प्राइमरी जो प्राथमिक आपका जननांग होता है वो आपका ओवरी होती है, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद आपका यूट्रस। ये 3 प्रमुख अंग होते हैं, प्राइमरी अंग होते हैं। उसमें भी जो ओवरी और फैलोपियन ट्यूब हैं फर्टिलाइजेशन के लिए इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सब इंटरनल ऑर्गन में सबसे पहले आता है आपका ओवरी। ओवरी जो होती है वो पुरुषों में टेस्टिज की तरह, जैसे पुरुषों में टेस्टिज होते हैं संख्या में 2 होते हैं, उसी तरीके से महिलाओं में टेस्टिज जो पुरुषों में होते हैं उसकी तरीके से महिलाओं में 2 ओवरियन
लिगामेंट से जुड़े हुए और फैलोपियन ट्यूब जो होती हैं वहाँ उनके मुख द्वार पर स्थित रहते हैं। और इन ओवरीज जो होती हैं इनका विशेष कार्य जो होता है वो फॉलिकल्स को, जो आपके फॉलिकल्स होते हैं, जो आपका ओवा है, उसको निर्मित करना और उसके बाद उसको कुटुक से बाहर निकालना। अब हम एक ओवरी का कट सेक्शन पढ़ने का प्रयास करते हैं। ओवरी जो होती है वो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। इसके बाहर के भाग को कॉर्टेक्स और अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं। ओवरी जो होती है उसमें कुछ इस टाइप की संरचनाएं जो होती हैं वो स्थित रहती हैं। ओवरी, आप एक और विशेष बात यह है कि जब कोई भी लड़की या कोई भी शिशु जो फीमेल है वो गर्भावस्था में रहता है तो उसकी प्रत्येक ओवरी में, दोनों ओवरी में कई हजारों फॉलिकल्स अर्धविकसित अवस्था में रहते हैं। अर्धविकसित अवस्था में रहते हैं तो इनको हम प्राइमर्डियल फॉलिकल्स बोलते हैं। प्राइमर्डियल फॉलिकल्स इनको कहा जाता है जब ये अर्धविकसित अवस्था में फीमेल के जो उनकी ओवरीज होती हैं और वो शिशु अवस्था में है, गर्भावस्था में है, उस समय उसकी ओवरी जो होती है उसमें कई अर्धविकसित फॉलिकल्स जो होते हैं वो स्थित रहते हैं। जब ये यौवना आरंभ की स्थिति में 12 से 14 साल की स्थिति में जब लड़की में जब यौवना आरंभ स्टार्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में किसी भी फीमेल में ये जो फॉलिकल्स होते हैं वो विकसित होने लगते हैं और एक पूरे फॉलिकल्स का रूप धारण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ओवरी में इस प्रकार से जब कई सारे अर्धविकसित अवस्था में प्राइमर्डियल फॉलिकल्स जो होते हैं वो गर्भ की अवस्था में, जब वो फीमेल गर्भ में है, जब वो एक भ्रूणावस्था में है तो उस स्थिति में ये स्थित रहते हैं। उसके बाद जैसे ही यौवना आरंभ स्टार्ट होता है तो इनमें विकास उत्पन्न होने लगता है। फॉलिकल्स जो होता है वो एक एग टाइप स्ट्रक्चर बनता है और उस एग टाइप स्ट्रक्चर में ओवा जो होता है वो स्थित रहता है। इसमें जो आपका फॉलिकल्स होता है तो उसमें फॉलिकल फ्लूइड भी भरा हुआ होता है। उस फ्लूइड के माध्यम से जो ओवरी होती है वो महिलाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और उसके साथ में एस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल सेक्स हार्मोन है उनका स्राव होता है। तो जब कभी ऐसी स्थिति बनती है कि महिलाओं में यही स्थिति आगे चल के फॉलिकल्स का जो ओवुलेशन, जिसको ओवा जो आपका ओवम है उस ओवम का इससे रिलीज होना, जो ओवरी है ओवरी से रिलीज होना आपका ओवुलेशन की स्थिति कहलाती है, ओवुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ सकते हैं। उसके बाद ओवरी के बाद जो आपका स्ट्रक्चर आता है वो है आपका फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो आपका यूट्रस होता है तो यूट्रस के शिखर पर जाकर के, इसके शिखर पर जाकर के दो पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर है वो आपके यूट्रस में खुलते हैं आकर के, तो इनको हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब जो होती है उनका विशेष कार्य जो रहता है वो ओवरी से जो फॉलिकल रिलीज हुआ है उस फॉलिकल को ले जा करके और उसमें फर्टिलाइजेशन के लिए उस ओवम को स्थित रखना और उसको एक प्रोवाइड कराना। उसके बाद ये युग्मनज बन करके और इसकी दीवार से सट करके आ जाता है। तो ओवरी जो है, ओवरी के साथ में जो फैलोपियन ट्यूब है तो ये दो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं आपके फर्टिलाइजेशन या फिर आप ऐसा कह सकते हैं प्रेगनेंसी के। अगर किसी भी स्थिति में इनमें ब्लॉकेज आ जाते हैं या फिर ओवरी से फॉलिकल्स रिलीज नहीं हो पाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो जो महिला है वो किसी भी प्रकार से गर्भधारण नहीं कर सकती है। फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं वो लगभग 10 सेंटीमीटर की एक जोड़े में पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जो इनका जो एक सिरा है वो आपका यूट्रस में खुलता है आकर के। अब हम अगर बात करें तो अगला हमारा जो आपका इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें अगला आपका जो ऑर्गन है वो है यूट्रस।
यूट्रस मीन्स गर्भाशय। गर्भाशय जो होता है आपका वो कुछ इस प्रकार से, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। जब ऐसी स्थिति होती है तो ये सटा हुआ रहता है, इसकी दोनों दीवारें जो है, दोनों भित्तियां जो है वो आपस में सटी हुई रहती हैं। ये कट सेक्शन है तो आपको कट सेक्शन में कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो यूट्रस जो होता है वो विशेष तौर पर आप सभी लोग जानते हैं, गर्भाधान के समय जो युग्मनज जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है यूट्रस की, उससे जुड़ करके प्लेसेंटा बनाता है, और वो प्लेसेंटा जो होता है वो पूरे यूट्रस में स्थित रहते हैं। यूट्रस से जो न्यूट्रिशंस हैं, जो भ्रूण के लिए न्यूट्रिशंस हैं, उसको प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। तो यूट्रस जो है वो एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है जहां पर भ्रूण को पूरी तरीके से उसको स्थित रखा जाता है, और उसका एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो उसका मेन स्थान है, आप ऐसा समझ सकते हैं। यूट्रस के बाद जो आता है हमारा वो है आपका वेजाइना। यूट्रस के मुख द्वार से लेकर के और आपका जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, यूट्रस के स्टार्टिंग से लेकर के और एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक इसका जो एरिया रहता है वो लगभग आपका 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर तक के बाद यूट्रस आपका स्टार्ट होता है। और यूट्रस के बारे में विशेष बात यह है कि यूट्रस की जो लंबाई होती है वो आपकी 7.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 5 सेंटीमीटर, और इस लंबाई चौड़ाई और उसके बाद इसकी जो मोटाई होती है, जो थिकनेस होती है वो आपकी 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन जो होता है वो आपका लगभग 30 ग्राम तक रहता है। तो आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। ये आपको बहुत, ये चीजें जो है ये आपको नंबरिंग जो है वो ये विशेष तौर पर आपको याद रखनी होगी। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो पुटअप कर लिए जाते हैं इस टॉपिक से, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपकी बुक में मेंशन किया गया है। गर्भाशय की लंबाई जो है वो आपकी 7.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 5 सेंटीमीटर है, और इसके बाद इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो इसकी 2.5 सेंटीमीटर, और वजन लगभग 30 ग्राम होता है। इन सभी के आगे आप ऐसा समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें इनमें परिवर्तन जो होता है वो रहता है। तो सभी शरीर में ऐसी स्थिति आपको नहीं, थोड़ा बहुत अंतर जो है वो मिल सकता है। अब वेजाइना जो है, वेजाइना के बारे में अगर बात करें तो ये 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में स्थित रहती है। जो आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वहां से स्टार्ट होकर के, और जो आपका यूट्रस का मेन जो आपका गेट है, या फिर आप उसको, इसका जो ये सिरा आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ तक इसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। इसका काम सीधा सीधा ये है कि जब संसर्ग के समय, लैंगिक संसर्ग के समय जब शुक्राणु प्रवेश करते हैं तो एक जो एनवायरनमेंट बनता है वहाँ पर, इसका जो मीडियम रहता है इसमें कुछ विशेष प्रकार की सेल्स स्थित रहती हैं, बैक्टीरिया स्थित रहते हैं, जो इसके जो अम्लीय माध्यम है उस माध्यम को शुक्राणु जो मेल सीमेंस है, उस मेल सीमेंस में जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड थी, उस प्रोस्टेट ग्लैंड ने एक सीक्रेशन उसमें मिक्स किया था। तो जो सीक्रेशन होता है वो इसकी अम्लीयता को खत्म करने के लिए वो सीक्रेशन यहाँ पर जैसे ही आता है, तो ये जो है ये पूरा वो स्थान है जहां पर शुक्राणु प्रवेश कर सके। ये शुक्राणुओं को एक जो वे है वो देने का एक प्रयास करता है, जिससे शुक्राणु जो है वो आपके यूट्रस में प्रवेश कर सके। तो ये बात हो गई हमारी जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो प्रकार के जो इनको दो भागों में बांट दिया जाता है, इसके ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एक होता है आपका इंटरनल ऑर्गन्स। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जैसा कि आपने पढ़ा, जो बाहर से दृश्य जो पार्ट होता है उसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं, और उसके बाद जो इंटरनल जेनिटेलिया या इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जब कभी ओवरी जो है यहाँ पर, ये ओवरी फर्टिलाइजेशन की
मेजर, आप ऐसा कह सकते हैं, मेजर यहाँ पर ऑर्गन्स हैं जिनसे विशेष तौर पर अगर फॉलिकल्स ओवरी से रिलीज नहीं होंगे, ऐसा आप समझ लीजिए, अगर फॉलिकल्स जो है, जो ओवा है, वो ओवरी से रिलीज नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में आगे चल के ना तो फर्टिलाइजेशन होगा और ना ही किसी भी प्रकार का गर्भाधान की स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर आपको ये समझना अति आवश्यक है कि ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स और उसके साथ में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जिसकी हमने अभी बात की, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो इसमें एंडोमेट्रियम जो परत बनती है उसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने के बाद, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उससे मैसेज जैसे ही आता है तो वो सीक्रेट होता है और उसके बाद एंडोमेट्रियम को बनने के लिए तैयार करता है। ये स्थिति दोनों जो है वो परस्पर एक समान चलती है। जैसे ही ओवरी से फॉलिकल रिलीज होता है और उसके तुरंत बाद जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट करती है। तो ऐसी स्थिति में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो आपकी जो यूट्रस की जो थिक दीवार एक होती है, एक बहुत मोटी परत होती है जो बनना स्टार्ट होता है, उसकी जो परत होती है यूट्रस की, जो ये आपको मोटी सी परत दिख रही होगी, ये इसकी जो दीवार होती है एंडोमेट्रियम, वो बनना स्टार्ट हो जाती है जो अंदर से बनती है। आप इसको पूरा ना समझिए, इसमें विशेष प्रकार से 3 परतें होती हैं। तो आपको ये जो अंदर से सबसे अंदर की परत जो दिख रही है वो एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम जो होती है जैसे ही फॉलिकल्स रिलीज होता है तो फॉलिकल्स के रिलीज के बाद तुरंत एंडोमेट्रियम जो होती है वो बनने लगती है और यहाँ से जैसे ही फॉलिकल्स रिलीज हुआ तो ये आगे जो आपके जो फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब में आगे इसमें विशेष प्रकार की रोमयुक्त संरचनाएं पाई जाती हैं जो उसको आगे बढ़ने के लिए मदद करती हैं, इसको आगे बढ़ने के लिए यूट्रस तक पहुंचने में मदद करती हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें सिलिया, जिनको आप सिलिया भी बोल सकते हैं, रोम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन पर ओवा जो है वो आपका आसानी से गति कर सके। तो उनकी गति से उनमें कम्यूटेटिव गति होती है, प्रकुंचन जैसी गति होती है, जो एक तरफ इस तरीके से लहरते हैं फिर इस तरीके से लहरते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सिलिया होते हैं वो ओवा को आगे का जो वे है उसमें पहुंचने के लिए एक वे प्रोवाइड कराते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। उसके बाद 14वें दिन तक जो ओवा होता है वो आपका फैलोपियन ट्यूब में ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ये धीरे धीरे जब ये यहाँ तक पहुंचता है तो उसके बाद ये यहाँ पर 2 दिन तक वेट करता है, 2 डेज, और 2 दिन वेट करने के बाद ये यहाँ से अगर स्पर्म सेल्स जो है वो आपके अगर स्पर्मेटोजोआ आ रहे हैं तो आने के बाद जो स्पर्मेटोजोआ है वो उसके साथ इस तरीके से पहुंच जाएंगे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव किस ऑर्गन में होता है। तो आपको ये साफ साफ क्लियरली हो गया होगा कि जो फीमेल का रिप्रोडक्शन, जो आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो अगर यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ आ जाते हैं, स्पर्म सेल आ जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर नहीं आएंगे तो फिर ये जो ओवा है वो 2 दिन के बाद संश्लेषित हो जाएगा, इसका क्षरण होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके क्षरण होने के बाद प्रोसीजर ये रहेगा कि इसकी जो एंडोमेट्रियम लेयर बनी थी वो भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो भी टूटने लगती है और ये अगले आपके 28 दिन तक टूटती है और टूटने के बाद 28 दिन के बाद ये 4 दिन में ये आपका वेजाइना के माध्यम से इसको बाहर निकाल दिया जाता है, जो एक म्यूकस में जो मेम्ब्रेन होती है या फिर जो म्यूकस होता है उसके साथ ब्लड के माध्यम से ये निकल जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आप ऐसे समझिए, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर ये ओवा जो है, इस ओवा में द्विगुणन की विधि, जो सेल्स डिवाइडेशन के माध्यम से सेल्स जो है वो डिवाइड होती है और ये कई सेल्स का होने के बाद ये यहाँ पर जो आपकी एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम में इससे कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होने के बाद ये एंडोमेट्रियम जो है वो एक विशेष प्रकार का ऊतक बनाती है जिसको प्लेसेंटा के नाम से
जाना जाता है। प्लेसेंटा जो होता है वो इस युग्मनज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है जिससे कि इसमें वृद्धि हो, और उसके बाद में उसकी जो भी आवश्यक तत्व हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनको प्रोवाइड कराता है जिससे कि इसमें वृद्धि होती है। फिर एक शिशु निर्मित होता है और उसके बाद लगभग 9 मंथ बाद ये शिशु जो है वो डिलीवर हो जाता है। ये पूरा प्रोसीजर था आपका फर्टिलाइजेशन का और उसके बाद प्रेगनेंसी का। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो आपका गर्भाधान की जो स्थिति होती है उसमें एक तरीके से इसका ज्ञान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो एंडोमेट्रियम के बनना और ओवरी से फॉलिकल्स जो है, जो ओवा है, उसका रिलीज होना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगले जो प्रथम 14 दिन होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा जो टाइमिंग रहती है वो आपकी 28 डेज रहती है, और इसमें से जो शुरुआती आपके 14 डेज होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, शुरुआती जो आपके 14 दिन होते हैं उसमें फॉलिकल्स जो आपके ओवरी होते हैं, तो ओवरी से फॉलिकल्स जो होते हैं रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद आपका जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में वेट करते हैं स्पर्मेटोजोआ के लिए। स्पर्मेटोजोआ अगर मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, मतलब जो इसका एंडोमेट्रियम है और जो आपका ओवा था उसका संश्लेषित होने के बाद, उसका क्षरण होने के बाद जो द्रव रूप से रक्त के माध्यम से जो शरीर से बाहर निकला था, जो द्रव निकला था, तो वो नहीं होता है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर क्या होगा, तो 14 दिन के बाद जो आपका ओवा है वो 2 दिन तक वेट करेगा, मतलब 16 दिन। 16 दिन के अंदर 16वां दिन तक अगर इसको स्पर्मेटोजोआ मिलते हैं, ओवा से उनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर गर्भाधान की स्थिति हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति के बाद ये 28वें दिन तक पूरी तरीके से जो एंडोमेट्रियम है और जो आपका ओवा था वो संश्लेषित हो जाता है, द्रव रूप में हो जाता है, और 28 दिन के बाद 4 दिन तक ये जो है वो शरीर से बाहर इनको निकाल दिया जाता है, और उसके बाद ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो पुनः रीस्टार्ट होता है। फिर उसके बाद जैसे ही ये जो रजोधर्म की स्थिति थी वो जैसे ही बंद होती है, तो उसके बंद होने के बाद इसका फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, मतलब फिर से एंडोमेट्रियम बनेगी, फॉलिकल्स में जो ओवा है वो विकसित होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के माध्यम से एंडोमेट्रियम का बनना स्टार्ट होगा। तो ये सभी चीजें जो है वो एक साइकिल के तौर पर पुनः चलती रहती हैं। एक महिला जो होती है वो अपने पूरे जीवन काल में लगभग 500 फॉलिकल्स जो होते हैं, 500 फॉलिकल्स, लगभग आपके 500 फॉलिकल्स जो है वो पूर्ण विकसित रिलीज करती है। इससे जो फॉलिकल्स रिलीज होते हैं, ओवरी से जो फॉलिकल्स रिलीज होते हैं, जो अपरिपक्व अवस्था में फॉलिकल्स में ही रहते हैं, जो कई हजारों की स्थिति में जब कोई फीमेल जब गर्भ में होती है तो उस स्थिति में जो ओवरी में कई हजारों आपके जो फॉलिकल्स स्थित रहते हैं, वो फॉलिकल्स उनमें से केवल और केवल 500 ही पूर्ण विकसित तरीके से रिलीज हो पाते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, लगभग, वो भी लगभग है, ठीक है, आपको ये विशेष ध्यान रखना है। लगभग 500 फॉलिकल्स जो होते हैं वो एक महिला अपने जीवन काल में रिलीज करती है। तो रिप्रोडक्टिव जो आपका जेनेटेरिया है या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका, विशेष तौर पर इसमें आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई संशय है, किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए